Hello, students. I am again back with part 2 of chapter number 3, Rotation and Revolution. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग रोटेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे रिवोल्यूशन से. व्हाट इज रिवोल्यूशन? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. हमारी जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रिवोल्यूशन. ठीक है. और इस रिवोल्यूशन को कंप्लीट करती है वो 365 1/4 डेज में, या ऐसे भी कह सकते हैं 365 डेज 6 आवर्स में. ठीक हुई बात? चलो. द मोशन ऑफ अर्थ अलॉन्ग इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट. अर्थ मोशन करती है अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ. और वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है इसको? अप्रॉक्सीमेटली 365 1/4 डेज में, या 365.25 डेज में. इसी को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन in its fixed orbit in 365 1/4 days is called revolution. आ गया समझ में? धरती का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, और ये चक्कर वो कंप्लीट करती है 365 1/4 डेज में, या 365.25 डेज में, या 365 डेज 6 आवर्स में. क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन. पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. तो जो पीरियड होता है रिवोल्यूशन का उसे हम क्या कहते हैं? ईयर. दो टाइप के ईयर होते हैं बेटा. एक होता है ट्रॉपिकल ईयर जिसे हम सोलर ईयर भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा कैलेंडर ईयर. क्या डिफरेंस है ट्रॉपिकल ईयर और हमारे कैलेंडर ईयर में? तो 6 आवर्स का डिफरेंस आता है, पर सिर्फ ये डिफरेंस 3 साल तक रहता है. ठीक है. चौथे साल में डिफरेंस बराबर हो जाता है. देखो, ट्रॉपिकल ईयर या सोलर ईयर में कंप्लीट टाइम फ्रेम को लेते हैं. धरती जितने टाइम में सूरज का एक चक्कर लगा के आती है, दैट इज 365 डेज 6 आवर्स, वो पूरा के पूरा टाइम जाता है किसमें? ट्रॉपिकल ईयर में. जबकि हमारे कैलेंडर ईयर में हम शुरुआत के 3 साल इस 6 घंटे को छोड़ते चलते हैं, है ना? 6 4 जा 24. जब 4 साल में ये पूरा एक दिन बना लेती है, तब हम इसे अपने कैलेंडर में ऐड करते हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी, है ना? जिस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर. चलो अब पढ़ लेते हैं क्या है. द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और ईयर इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ. अर्थ को जरूरत पड़ती है इस टाइम की अपने एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन. इसी को हम क्या कहते हैं? ईयर. ठीक है. एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में, द एक्स्ट्रा 1/4 डे डिफरेंस, जो 1/4 डे का डिफरेंस था ट्रॉपिकल ईयर और कैलेंडर ईयर में, वो पूरे होल डे का डिफरेंस बन जाता है. ठीक है. देखो, एक ट्रॉपिकल ईयर कितने का होता है? 365 1/4 डे का होता है. हमारा कैलेंडर कितने का होता है? 365 डेज का होता है. तो यूजुअली तो ये डिफरेंस कितने का होता है? 1/4 डे का होता है ना? पर हर 4 साल में कितने का हो जाएगा? पूरे दिन का हो जाएगा, क्योंकि 6 4 जा क्या होता है? 24 होता है ना? मतलब पूरे एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा. तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? फरवरी में हर 4th ईयर में एक दिन को एड ऑन कर देते हैं. ठीक है. बाय एडिंग अ डे इन फरवरी एवरी 4th ईयर, और 2 मल्टीपल ऑफ 4. लीप ईयर मल्टीपल होता है 4 का. ठीक है. We are able to account for the 1/4 year and correct the calendar. फिर हम हमारे कैलेंडर को करेक्ट कर देते हैं. हर चौथे साल में ट्रॉपिकल ईयर का जो कैलेंडर होगा और जो हमारा कैलेंडर ईयर होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है. पर शुरुआत के 3 साल में डिफरेंस रहता है. इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? चौथे साल वाले ईयर को लीप ईयर. फिर से एक बार रीड कर लेते हैं. बाय एडिंग अ डे इन फरवरी एवरी 4th ईयर और टू अ मल्टीपल ऑफ 4 ईयर्स वी आर एबल टू अकाउंट फॉर द 1/4 ईयर एंड करेक्ट द कैलेंडर. फिर हम हमारे कैलेंडर को करेक्ट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ट्रॉपिकल कैलेंडर. इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? हर चौथे साल में जो साल आता है उसे लीप ईयर. बेटा अब हम पढ़ेंगे पेरीहेलियन और एपीहेलियन को. तो एक थोड़ा सा जैसे मैंने लर्न किया था वैसे आपको लर्न करने का तरीका बता देती हूँ. पेरी मतलब पास से शुरू होता है, और पेरी पी से शुरू हो रहा है, तो पास याद रखना. पेरीहेलियन मतलब जब हमारी अर्थ सन के सबसे पास में रहती है. एपीहेलियन वो टाइम जब हमारी जो अर्थ है सन से सबसे ज़्यादा दूर रहेगी. ठीक है. जो मीन डिस्टेंस होता है अर्थ और सन का वो होता है 150 मिलियन किलोमीटर. आपसे कोई पूछेगा कि सूरज और धरती के बीच की दूरी बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 150 मिलियन किलोमीटर. पर
अर्थ का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में बेटा हर टाइम अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर नहीं होता है, ये मीन डिस्टेंस है। अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, अर्थ इज सेड टू बी इन पेरीहेलियन। अर्थ को हम पेरीहेलियन सिचुएशन में कब कहेंगे कि भैया किस कंडीशन में अर्थ पेरीहेलियन में है? देखो, पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। ग्रीक वर्ड पेरी का मीनिंग होता है राउंड और नियर, हेलियन का मतलब होता है सन। ठीक है, तो जब हमारी अर्थ सन के सबसे पास में होगी उस टाइम को हम क्या कहेंगे? पेरीहेलियन। ये कब आता है? जनवरी 3 को आता है, जब हमारी अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। कितना होता है? 147 मिलियन किलोमीटर ही होता है। ठीक है, पर इसका उल्टा होता है 4 जुलाई को, जब हमारी जो अर्थ है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर रहती है। एपीहेलियन अगेन ग्रीक वर्ड एप का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम, और हेलियन का मतलब होता है सन, मतलब सन से। हीलियन का मतलब होता है सन। मैं इसको हेलियन हेलियन पढ़ती हूँ, आप लोग हीलियन ही पढ़ना। पेरी हीलियन, एपी हीलियन, हीलियन। हीलियन का मतलब होता है सन, तो सन से दूर। तो ये दूरी कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। और इनका एवरेज हम बोल देते हैं कि भैया 150 किलोमीटर दूर है सन अर्थ से। पर पेरीहेलियन के टाइम में ये डिस्टेंस कितना हो जाता है? 147 मिलियन किलोमीटर। और एपीहेलियन के टाइम में कितना होता है? 152 मिलियन किलोमीटर। तो किस दिन सबसे पास होती है हमारी अर्थ सन के? 3 जनवरी को। सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को। ये जो डिफरेंस है डिस्टेंस में डू कॉज सम डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ सन एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ। देखो, आप सन के जितना ज़्यादा पास हो गए आपको सन एनर्जी, हीट एनर्जी उतनी ज़्यादा मिलेगी, लाइट ज़्यादा मिलेगी, हीट ज़्यादा मिलेगी। आप सन से जितना दूर हो गए आपको हीट एनर्जी दोनों ही कम मिलेंगी, है ना? तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है हीट के अमाउंट में, लाइट के अमाउंट में, पेरीहेलियन और एपीहेलियन के टाइम में। देखो, तो ये है 3 जनवरी का सिचुएशन। 147 मिलियन किलोमीटर ही दूरी है हमारे अर्थ और सन के बीच में। वहीं पर एपीहेलियन जो 4 जुलाई को आएगा उसमें जो डिस्टेंस है अर्थ और सन का वो ज़्यादा होता है। कितना होता है? 142 मिलियन किलोमीटर। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन। तो जो मीन वेलोसिटी होती है स्पीड की, द मीन वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है, मीन वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ अर्थ इज 1,07,000 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर ये भी एक जैसी नहीं होती है बेटा। पूरी जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में अर्थ अलग अलग पोजीशन में ये जो मीन वेलोसिटी है ये कम और ज़्यादा होती रहती है। ये जो वेलोसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है पेरीहेलियन के टाइम पे और सबसे कम होती है एपीहेलियन के टाइम पे। अगर कोई अर्थ को स्पेस से देखेगा, जब कोई अर्थ के मूवमेंट को स्पेस से देख रहा होगा तो वो यही कहेगा कि जो अर्थ है वो काउंटर क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रही है अराउंड द सन। ठीक है, अगर कोई स्पेस में होगा और अर्थ को देख रहा होगा, अर्थ के मूवमेंट को देख रहा होगा, तो क्या कहेगा कि अर्थ इज ट्रेवलिंग काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सन। काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? हमारी जो घड़ी है वो कैसे चलती है? इस तरीके से चलती है ना। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलेगी वो, ऐसे। अब हम पढ़ेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? झुकाव। देखो, होना कैसे चाहिए था? जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो ऐसी होना चाहिए था, पर ऐसे माना जाता है कि पास में कोई बड़ी सी बॉडी हमारी अर्थ से टकराई और अर्थ की इंक्लिनेशन टिल्ट कर गई, इंक्लाइंड हो गई, झुक गई। पर इस झुकी हुई एक्सिस के कारण ही हम सीजन्स को एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो। जो अर्थ है वो एक इमेजिनरी लाइन पे स्पिन करती रहती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस। द नॉर्थ ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो इस लाइन का नॉर्थ है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, इस लाइन का जो साउथ है उसे क्या बोलते हैं? साउथ पोल। द नॉर्थ ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, 90 डिग्री ऑफ इक्वेटर। देखो, ये रही अर्थ और ये रहा इक्वेटर। तो इक्वेटर से 90 डिग्री आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ पोल। इक्वेटर से 90 डिग्री आपको क्या मिलेगा? साउथ पोल। द नॉर्थ ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के नॉर्थ में आपको नॉर्थ पोल मिलेगा 90 डिग्री ऑफ इक्वेटर, और साउथ ऑफ दिस एक्सिस इज कॉल्ड साउथ पोल, 90 डिग्री ऑफ इक्वेटर। पर अब देखो, अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती तो ये कैसा होता? ये इक्वेटर होता, ये नॉर्थ पोल होता और ये साउथ पोल होता। पर हमारी अर्थ तो टिल्टेड है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर भी टिल्टेड है। बेटा देखो, अर्थ रोटेट तो कर रही है अपनी एक्सिस पे, पर उसके टिल्ट के कारण राइट एंगल नहीं बना रही है ये प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन पे। ठीक है, सपोज करो ये रास्ता है जिस पे हमारी अर्थ घूमती है,
तो एक्चुअल में बनना कैसा चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था, पर ऐसा नहीं बन पा रहा है। देख फिर से, अभी जैसे सपोज करो ये पूरी ऑर्बिट है, तो अर्थ की एक्सिस अगर ऐसी होती, कैसी होती, ऐसी होती, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना लेती। पर अभी हमारी अर्थ की एक्सिस कैसी हो गई, थोड़ी सी टिल्ट, तो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उस पे कितने डिग्री से इंक्लाइंड है, 66.5 डिग्री का एंगल ये बनाती है। ये रही ऑर्बिट, ये रही हमारी अर्थ, और ये रहा इसका टिल्टेड एक्सिस। तो ये रही हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, जिस पे अर्थ हमारी घूमती 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 जाएगी। तो ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 66.5 का। और एक्चुअल एक्सिस से ये कितने का डिस्टेंस है, 23.5 का। चलो फिर से ध्यान से सुनो, जो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, बट इट इज़ नॉट राइट एंगल ऑफ द प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का जो प्लेन है उससे राइट एंगल पे ये नहीं है। ये 66.5 का एंगल बनाती है विद द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक, and it's tilted 23.5 from the line perpendicular to the plane। देखो, अगर हमारी एक्सिस इस तरीके से सीधी होती तो कितने का एंगल बनाती, 90 डिग्री का। पर ये सीधी तो है नहीं, अब ये कैसी हो गई है बेटा, टिल्टेड हो गई है। तो ये कितने का एंगल बना रही है, 66.5 का एंगल बना रही है, ठीक है। और एक्सिस से, रियल एक्सिस से कितने का, 23.5 का। अब दो पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद रखने के हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे आपको तो आगे सीज़न के जो चेंजेस हैं, सोलर नहीं, समर सोल्स्टाइज है, विंटर सोल्स्टाइज है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो अर्थ की एक्सिस है कीप्स अ फिक्स्ड एंगल विद द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक, ठीक है। जो प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक है उस पर फिक्स्ड एंगल ही बनाती है हमारी अर्थ, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। दूसरा, Hence the axis always point the same direction। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी। ये जो एक्सिस है वो पूरे के पूरे रेवोल्यूशन में सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है। देखो ये एक्सिस है, ये सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रही है। क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा सारे इसी डायरेक्शन में दिख रहे हैं ना। तो समझ में आ रही है क्या बात, फिर से ध्यान से सुनो। द अर्थ एक्सिस कीप्स अ फिक्स्ड एंगल, फिक्स्ड एंगल बनाती है विद द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक, ठीक है। एक्लिप्टिक प्लेन पे ये फिक्स्ड एंगल बना रही है। दूसरा, जो एक्सिस है वो हमेशा पॉइंट आउट करेगी इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पूरे रेवोल्यूशन में एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस। भैया ये जो इंक्लाइंड एक्सिस है इसके क्या क्या इफेक्ट है। तो पहला तो अल्टरनेशन ऑफ सीजन, गर्मियों के बाद बारिश होगी, बारिश के बाद ठंडी आएगी, फिर ठंडी के बाद गर्मी आएगी। ये चौथा सीज़न जो ऑटम है ना, जो स्प्रिंग है, वो तो अब हमको ऐसे वैलिड देखने को मिलता ही नहीं है ना, उसको तो हम खा गए, हमारा पोल्यूशन खा गया है। तो मेनली अभी हम 3 सीज़न ही देख पा रहे हैं, समर, विंटर और रेनी सीजन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ सीज़न की। सीज़न कैसे बदलते हैं, तो सीज़न के बदलने के पीछे भी ये इंक्लाइंड एक्सिस ही रिस्पॉन्सिबल है। जो इंक्लिनेशन है एक्सिस का वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसीज हैं, बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है। बिकॉज ऑफ इट्स टिल्टेड पोजिशन, क्योंकि अर्थ की जो पोजिशन है वो टिल्टेड है, तो जो पोल है, नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल हैं, ये बारी बारी से सन की तरफ आते हैं, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ कैसे आते हैं। हम गर्मियों की बात करते हैं। चलो पहले देखो, हमारे यहाँ जून में गर्मी होती है, अभी हम काय में, मई में है, जून आने वाला है। तो देखो जो हमारा नॉर्थ पोल है, हमारा जो इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम किसकी तरफ इंक्लाइंड है, हमारा नॉर्थ पोल किसकी तरफ इंक्लाइंड है, सन की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है। पर वहीं पर दिसंबर में हमारे यहाँ ठंडी होती है, तो जो हमारा नॉर्थ पोल है ये सन से अवे है, पर जो साउथ पोल है वो किसकी तरफ है, सन के पास में है, ठीक है। आप कैसे देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये बनेगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। बस सन की लाइट यहाँ तक जा सकती है, तो सोचो जरा, यहाँ नॉर्थ पोल है, क्या यहाँ सन की लाइट जा पा रही होगी, नहीं जा पा रही होगी। पर ये जो साउथ पोल है इसको कंटिन्यू सनलाइट मिल रही होगी। ऐसे ही यहाँ पर सुनो, जो सनलाइट है वो स्ट्रेट वे में, मतलब
सीधे सीधे ट्रैवल करती हैं तो देखो यहाँ पर तो कंटिन्यू सनलाइट मिलती जाएगी, पर कितना भी आप टिल्ट कर लोगे, ये वाला जो पॉइंट है जिससे हम साउथ पोल कह रहे हैं, इस टाइम में इसको सनरेज मिलेंगी ही नहीं। तो यहाँ पर तो होगी कंटिन्यूस डार्कनेस और यहाँ पर होगा कंटिन्यू डे। ऐसे यहाँ पर होगी कंटिन्यूस डार्कनेस और यहाँ पर होगा कंटिन्यू डे। अभी जो पढ़ाया वो नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान से सुन लो। देखो, अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ, अभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आया क्योंकि अभी जून है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो जो सूरज है वो हमारे पास है और जो नॉर्थ पोल है उसका झुकाव किसकी तरफ है? सन की तरफ है। पर ठंडियों में देखो साउथ पोल जो है वो इंक्लाइंड है किसकी तरफ? सन की तरफ है। तो बारी बारी से कभी नॉर्थ पोल सन के सामने आता है तो कभी साउथ पोल सन के सामने आता है। और क्या कह रहे हैं? ट्वाइस, मतलब 2 बार आते हैं। तो 2 बार कैसे आते हैं? देखो फिर से देखो, यहाँ पर नॉर्थ पोल सन के पास है, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल सन के पास है, यहाँ पर साउथ पोल सन के पास है और इसमें भी साउथ पोल सन के पास है। समझ में आ रही? एक बार मैं लिख देती हूँ, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल, ये नॉर्थ साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ऊपर वाला होगा नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये साउथ पोल सन के सामने है, यहाँ पर भी साउथ पोल सन के सामने, यहाँ पर नॉर्थ पोल सन के सामने, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल सन के सामने। एक बार शुरू से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो इंक्लिनेशन है एक्सिस का, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बिकॉज ऑफ इट्स टिल्टेड पोजीशन, अर्थ की टिल्टेड पोजीशन होने की वजह से जो पोल्स हैं वो इंक्लाइंड होते हैं अल्टरनेटिवली टूवर्ड्स द सन। ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, 2 बार नॉर्थ पोल सन के सामने आएगा, 2 बार साउथ पोल सन के सामने आएगा। जब समर होती है नदर्न हेमिस्फीयर में, इट इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन, तब नॉर्थ पोल सन के टूवर्ड्स इंक्लाइंड होता है और जो साउथ पोल होता है वो दूर होता है। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। क्यों विंटर होती है? क्योंकि साउथ पोल सन से दूर है। सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर, जब विंटर्स होती हैं तो नॉर्थ पोल सन से दूर होता है और साउथ पोल इंक्लाइंड होता है सन के टूवर्ड्स। तो समर होती है सदर्न हेमिस्फीयर में और विंटर होती है कहाँ पर? नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर एक्सिस परपेंडिकुलर होती, if the axis was perpendicular to the place of ecliptic, every place of Earth's surface would have 12 hours of day, 12 hours of night। देखो, हम जब ठंडियों की बात करें तो ठंडियों में 8 बजे तक हमको सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, सनराइज़ होता है और शाम को 5 साढ़े 5 बजे से शाम होने लगती है। तो हमें 8 बजे सूर्य देवता के दर्शन हुए और कब तक हुए? 5 या साढ़े 5 तक। पर वहीं गर्मियों में देखो हमें सूर्य देवता 6 बजे से दिखने लगते हैं, सनराइज़ 6 बजे होता है और शाम के 7:30 बजे तक हमें सूरज देवता के दर्शन, मतलब सन दिखता रहता है, सनसेट होता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में हमें दिन कितने घंटे का मिला? 6 से 6 12 घंटे, 13 साढ़े 13 घंटे का। पर वहीं ठंडियों में हमें दिन कितने का मिला? 8 से 5, 8 4 12 और 5 12 घंटे का। ठीक हुई बात। पर अगर ये टिल्टेड एक्सिस नहीं होती तो, अच्छा तुम्हें नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान से सुनो। जब ठंडियों के दिन होते हैं तो 8 बजे तक सनराइज़ होता है, सनसेट 5:30 पर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जो डे टाइम मिला, जो सनलाइट मिली वो कम मिली, समझ में आ रहा है? लेस मिली। पर वहीं पर गर्मियों में सनराइज़ हो गया 6 o'clock, सनसेट हुआ 7:30 पे। तो हमें जो सन टाइम मिला या जो डे लाइट मिली वो ज़्यादा मिली। मतलब दिन की जो लेंथ थी, डे की जो लेंथ थी, वो इस टाइम में ज़्यादा हो गई और इस टाइम में कम हो गई। आज तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आज हमारे पास लाइट है ना, रोशनी है, बिजली है। पर पहले के जो लोग थे, जो सूरज के साथ उठते थे और सूरज के जाते ही उनके सारे काम बंद हो जाते थे, उन लोगों के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना। सूरज आएगा तभी उनकी दिनचर्या स्टार्ट होगी, सूरज गया वो बिल्कुल चुपचाप सो जाएंगे। आज भी आप लोग गाँव में देखना, लोग जल्दी सो जाते हैं, उसकी वजह यही है। तो अगर एक्सिस टिल्टेड नहीं होती, इंक्लाइन नहीं होती, तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रातें ही होती और सीज़न जैसा तो कुछ होता ही नहीं, लाइफ हो जाती थोड़ी सी बोरिंग। अब हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजनल चेंजेस। चलो बेटा, जो अर्थ है वो कंप्लीट करती है अपने 1 रेवोल्यूशन को ऑन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट इन 365 1/4 days। बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन, इस झुकाव की वजह से, जो एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है, जो टिल्ट है, उसकी वजह से जो नॉर्थ पोल है हमेशा किसकी तरफ ही डायरेक्ट करता है? पोल स्टार की तरफ। ठीक है, मतलब थ्रू आउट द ऑर्बिट। ठीक है, जो अर्थ के रेवोल्यूशन को जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में
हमेशा से जो इंक्लिनेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में ही होता है, सेम डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है, तभी तो हमारा जो नॉर्थ पोल है हमेशा किसको डायरेक्ट करता है, पोल स्टार को डायरेक्ट करता है। द अर्थ एक्सपीरियंस वेरिएशन टेम्परेचर, और इस इंक्लिनेशन की वजह से ही हमें ठंडियों में बहुत कम टेम्परेचर देखने को मिलता है, गर्मियों में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि आज तो भाई बड़ी परेशानी हूँ मैं, ठीक है, सच में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, और कई बार दिन बहुत बड़ा होता है, दिन बहुत छोटा होता है। दिन बड़ा और छोटा मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। जब सनराइज़ पहले हो गया और सनसेट बहुत बाद में हो रहा है तो दिन का स्पैन जो मिला आपको ज़्यादा मिला। दूसरा, ठंडियों में क्या होता है, सनराइज़ लेट होता है, सनसेट जल्दी हो जाता है, तो दिन की लंबाई आपको कम मिली। अब बेटा फिर से मैं बार-बार बोलूँगी कि आज हमको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास रोशनी है, हम उस पूरा रात में सिलाई कर सकते हैं, रात में बुनाई कर सकते हैं, खाना बना सकते हो, क्योंकि हमारे पास लाइट है, रोशनी है, बिजली है। पर पहले जब बिजली नहीं होती थी, लोगों के काम ख़त्म हो जाते थे। सेट हुआ मतलब आप चुपचाप सो जाओ, इसके अलावा कोई काम आप नहीं कर सकते। इफ़ेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। चेंजिंग एल्टीट्यूड ऑफ मिडडे सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर। देखो बेटा अब हम ये पैराग्राफ पढ़ें उसके पहले आप थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। अगर हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड नहीं होती तो इक्वेटर कैसा होता है, ऐसा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसी होती है, एंटार्क्टिक सर्कल ऐसा होता है, आर्कटिक सर्कल ऐसा होता है। पर अब क्योंकि हमारी अर्थ कैसी हो गई है बेटा, टिल्टेड, देखो यहीं पे समझो, तो इक्वेटर ऐसा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। तो बेटा जो ओवरहेड सन होगा वो अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पे ओवरहेड होगा। देखो अगर इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन ओवरहेड होगा, यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड होगा, यहाँ पर भी इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड होगा, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड होगा, ना कि के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। समझ में आई बात? क्योंकि हमारी अर्थ इंक्लाइंड है तो जो ओवरहेड मूवमेंट होती है सन की वो पूरे सर्कल में, पूरे रिवोल्यूशन में अलग अलग जगह होती है। यहाँ पर जो सन है उसकी जो ओवरहेड रेज हैं वो किसके ऊपर होंगी, इक्वेटर के ऊपर होंगी, ठीक है। यहाँ पर किसके ऊपर होगी, इक्वेटर के ऊपर। यहाँ पर किसके ऊपर होगी, सीधे ले जाओ तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगी। यहाँ अगर हम सीधे ले जाएं तो किसके ऊपर होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगी। आई बात समझ में? अब इस पैराग्राफ को पढ़ो। द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ये बात बिल्कुल रट गई होगी आपको कि सूरज के चारों ओर धरती चक्कर लगा रही है। विथ इट एक्सिस, उसकी एक्सिस पे इंक्लाइंड, कितने का इंक्लिनेशन है, 66.5 डिग्री का इंक्लिनेशन है, टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक चेंजेस इन द एपरेंट एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन। तो जो मिड डे सन का जो एपरेंट एल्टीट्यूड होगा उसमें चेंजेस आएंगे। चलो छोड़ दो, ये पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा ना तो छोड़ दो, मैंने 10 मिनट वेस्ट किए हैं इस पैराग्राफ पे। चलो तो 21 मार्च को जो सन होता है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसको थोड़ा छोटा ही करके पढ़ते हैं हम। यहाँ पर मैंने बताया ना आपको कि 21 मार्च और 22 को, मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, वीडियो रिवाइड करके देखो कि किसके ऊपर हो गई ओवरहेड रेज ऑफ सन। सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन इक्वेटर ऑन दीज टू पोजिशन, दैट इज March 21 एंड September 22, ठीक है। अब बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी डायग्राम जब मैं बता रही थी तो आपको मैंने बताया ना कि ये दो पोजीशंस ऐसी होंगी, इन दो पोजीशंस पे ओवरहेड रेज जो होंगी सन की वो किसके ऊपर होंगी बेटा, इक्वेटर के ऊपर होंगी। मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। ये March 21 होगा और ये September 22 होगा, पर कई बार ये September 23 भी होता है। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा डे लीप ईयर में जुड़ जाता है ना, उस वजह से कई बार ये 22 और कई बार 23 का होगा। चलो पढ़ लें अब इस पैराग्राफ को। The sun is directly overhead equator on March 21, ठीक है, and September 22, ठीक है। दो एट टाइम्स इट इज़ रेफर्ड टू September 23, कई बार इसे September 23 भी कहेंगे, बिकॉज द ईयर इज़ नॉट एक्जैक्टली 365 days, लीप ईयर भी तो आएगा। These 2 days are termed as spring equinoxes and autumnal equinoxes, इन्हें स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्सेस के नाम से भी हम जानते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद जो सन है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है और डायरेक्टली ओवरहेड जो रेज होंगी सन की वो किसके ऊपर होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ऊपर होंगी। कब होंगी, 21 जून को होगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, समर सॉल्स्टाइस। ध्यान से देखना बेटा। अब हम इन दो सिचुएशंस की बात करें, इन दो
कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर जो सन की रेज होंगी वो डायरेक्टली किस पे होंगी बेटा, यहाँ पर होंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। इसे हम कहेंगे विंटर सॉल्स्टाइस। और इसमें जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होंगी इसको हम बोलेंगे समर सॉल्स्टाइस। ठीक है, when the overhead rays of the sun is on tropic of cancer it is known as summer solstice. When the rays of the sun is on tropic, direct overhead rays of the sun is on tropic of capricorn, it is called winter solstice। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनो, डायरेक्ट ओवरहेड अगर कैंसर के ऊपर है तो समर सॉल्स्टाइस, डायरेक्ट ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है तो विंटर सॉल्स्टाइस। चलो पढ़ें। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद जो सन है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है और डायरेक्टली किसके ऊपर आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है। किस डेट पे, 21 जून पे। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, समर सॉल्स्टाइस। जो वर्ड सॉल्स्टाइस है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, सन स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है, द नदर्न हेमिस्फीयर हैज़ लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 21 जून। ये भी आप याद रखना, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, सॉल्स्टाइस का मीनिंग क्या होता है, सन स्टैंडिंग स्टिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्स्टाइस, सन स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को। सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को। ठीक है, ऐसे ही 22 दिसंबर को मैं डायग्राम में पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ। जो सन है वो शाइन करता है ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो नदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में चल रही होता है विंटर सॉल्स्टाइस। ठीक है, एट दिस टाइम द अर्थ रिसीव्स ऑब्लिक रेज ऑफ सन बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिसंबर 22 को सनशाइन करता है ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में क्या चल रही होती है, विंटर, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, विंटर सॉल्स्टाइस। द अर्थ रिसीव्स ऑब्लिक रेज बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड ऑब्लिक रेज मिलती हैं। देखो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया है, ये सन की सीधी रेज किसके ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। है ये सन की सीधी रेस किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पर सन की सीधी रेस किसके ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। यहाँ पर किसके ऊपर है, इक्वेटर, और यहाँ पर भी इक्वेटर। हम इसे क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टाइस, और इसे क्या कहते हैं, विंटर सॉल्स्टाइस। बेटा अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नदर्न हेमिस्फीयर में और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है सदर्न हेमिस्फीयर में, वो लिमिट कर देते हैं भाई कि इसके बियॉन्ड सन की ओवरहेड रेज नहीं जाएंगी। ठीक हुई बात, फिर से एक बार पढ़ो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। मार्क द लिमिट ऑफ ओवरहेड सन एज बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड जो सन है वो कभी भी वर्टिकली शाइन नहीं करेगा एट एनी टाइम इन द ईयर। सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ओवरहेड रेज आ सकती हैं सन की, वर्टिकली सनशाइन कर सकता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक कर सकता है। इसके बीच में ही सन वर्टिकली शाइन करेगा, ओवरहेड मूवमेंट होगी सन की, पर इसके बियॉन्ड में कभी भी नहीं होगा, वहाँ पर स्लैंटिंग रेज होंगी सन की। एरियाज बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल नदर्न हेमिस्फीयर में, एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में। ये बहुत ठंडे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो विंटर्स होती है वो 6 मंथ की होती है और 6 महीने तक कंप्लीट डार्कनेस होती है। समर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और सन कभी भी ओवरहेड तो होता ही नहीं है। बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द सन, ये जो पोल्स हैं इनमें 6 मंथ का डे 6 मंथ की नाइट होती है। पर 6 मंथ का डे हो या नाइट हो, जो सन की हीट और इंटेंसिटी होती है, लाइट की इंटेंसिटी होती है, वो बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अब बेटा जो एपरेंट मूवमेंट होती है सन की विद इन द ट्रॉपिक्स के बीच में, वो बहुत कम होती है फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन नून एवरी डे। इसीलिए जो दिन और रात होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर कैसे होते हैं, इक्वल ही होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेराइंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। दिन और रात में
जो लेंथ होती है, ऐसे क्यों बोलते हैं हमारी मम्मी और दादियों से सुनना आप लोग कि अरे ठंडियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, गर्मियों में दिन बहुत बड़े होते हैं। बिल्कुल अभी वीडियो को पॉज़ करो, अभी जाओ दादी नानी जो भी घर में उनसे पूछो, क्यों दादी ऐसा होता है क्या कि ठंडियों में दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में बड़े होते हैं? तो वो बोलेंगी हाँ बेटा ऐसा होता है। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है बेटा। उन लोग क्योंकि उस टाइम में सिर्फ डिपेंड करते थे किसके ऊपर, सनलाइट के ऊपर, इसीलिए उन्हें दिन छोटा और बड़ा लगता था। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू सीजन्स। क्योंकि दिन और रात तो बेटा अर्थ के रोटेशन की वजह से होते हैं। देयर रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन इज कॉज्ड बाय द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। सीजन बाय सीजन जो डे एंड नाइट की जो लेंथ होती है वो कम और ज़्यादा होती जाती है। एक्चुअल में कम ज़्यादा नहीं हो रही है, मैं आपको 4 बार बता चुकी हूँ। वो तो डे लाइट सनलाइट के कारण हम उन्हें छोटा और बड़ा कह रहे हैं, ठीक है। वाइल डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है। देखो अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आया वहाँ डे हो गया, जो पार्ट सन से दूर है वहाँ नाइट हो गई। पर फिर भी जो ड्यूरेशन है उसकी वजह होती है इंक्लिनेशन, ठीक है। अर्थ की जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, इस वजह से दिन और रात की जो लंबाई होती है वो हमें कम और ज़्यादा लगती है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो सूरज है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग इतना दूर तो है, ठीक है। और जो अर्थ है उसके ऊपर जो सन की रेज होती हैं वो कैसे गिरती हैं, पैरेलल। हम ना ऐसे जिगजैग होकर तो सन रेज नहीं चलती हैं, ऐसे चलती हैं। तो 21 जून को जो सन होता है वो ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो जितने भी पैरेलल्स होंगे, जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे नदर्न हेमिस्फीयर में, उनको क्या मिलेगा, लॉन्गेस्ट डे मिलेगा। और जैसे 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 आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते जाएंगे, ठीक है, इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपको और बड़ा दिन और बड़ा दिन और बड़ा दिन मिलता जाएगा, है ना, अनटिल पोल्स। और पोल पे तो क्या होगा बेटा, वहाँ तो रात होगी ही नहीं। अगर अगर गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ पोल है उसको 6 महीने सिर्फ दिन ही दिन मिलता रहेगा, ठीक है। फिर से ध्यान से पढ़ो यहाँ से। एट दिस टाइम लेंथ ऑफ डे इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ही मिलता जाएगा, दिन ही मिलता जाएगा, रात तो वहाँ पर होगी ही नहीं। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर अंटिल देयर इज कंटिन्यूस डे लाइट। नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल एज द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, क्योंकि पोल सन के सामने है तो यहाँ पर तो कभी रात होगी ही नहीं। आप अर्थ को कितना भी घुमा लो, देखो जैसे ये सर्कल होता है ना, अभी इसको तो आप कितना भी घुमा लो घुमा लो घुमा लो, इसको तो सन की रेज मिलती रहेंगी। और यहाँ पर 6 मंथ का डे होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो साउथ पोल है वहाँ पर अभी हो रही होगी 6 मंथ की नाइट। 22 दिसंबर को जब सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तो कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं। जो लेंथ होती है डे की वो इंक्रीज़ होती हैं जैसे जैसे आप इक्वेटर के साउथ में जा रहे होते हैं, इक्वेटर के साउथ में जा रहे होंगे वैसे वैसे आपका दिन बढ़ता जा रहा होगा। और जो साउथ पोल होगा उस पे कंटिन्यू लाइट मिल रही होगी। और अब यहाँ पर हो जाएगा 6 मंथ का डे और यहाँ पर हो जाएगी 6 मंथ की नाइट। ये किसकी वजह से हो रहा है, स्टिल्ट की वजह से ही हो रहा है। अगर ये ऐसा सीधा होता तो ये दोनों परेशानी हमारी ख़त्म हो गई होती। चलो फिर से पढ़ लो। साउथ ऑफ इक्वेटर बट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। नॉर्थ में जैसे जैसे आप जाओगे दिन की लंबाई छोटी छोटी और छोटी होती जाएगी अंटिल देयर इज कंटिन्यूस नाइट नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। और आर्कटिक सर्कल के आगे तो कंटिन्यू नाइट मिलेगी और नॉर्थ पोल पे तो 6 महीने की रात होगी। अगर हम मार्च 21 की बात करें, सितंबर 23 की बात करें तो यहाँ पर होते हैं इक्विनॉक्सेस। जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो कोइंसाइड कर जाता है मेरिडियन से, बिकॉज द सन इज ओवरहेड एट नून अलॉन्ग द इक्वेटर। तो इस जगह पे 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की ही रात होगी। तो आप सितंबर के मंथ और मार्च के मंथ में देखेंगे आपको जो डे और नाइट की जो लेंथ मिलेगी वो सेम मिलेगी, है ना। 12 आवर्स का डे मिलेगा, 12 आवर्स की नाइट मिलेगी। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. मुझे पता है प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होंगी क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना।